हिस्ट्री की सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं चाइनीज़ रेवोल्यूशन को, यानी कि चाइना की क्रांति को। उसी चाइना की बात हो रही है यहाँ पे, जिसका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है डेवलपमेंट के सेक्टर में आज के टाइम पे। ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, ऐसे क्या रीजंस रहे होंगे कि चाइना में एक रेवोल्यूशन करना पड़ा था। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आगे। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ चाइनीज़ रेवोल्यूशन। ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो सेकेंड पार्ट आपको मिस नहीं करना है टू गेट द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऑफ चाइनीज़ रेवोल्यूशन। नाउ विदाउट एनी डिले, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। सबसे पहले तो हम चाइना की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कि डायरेक्ट हमें रेवोल्यूशन पे जंप नहीं करना है, थोड़ा सा हम चाइना को समझेंगे। तो सबसे पहले हमें चाइना की हिस्ट्री को देखना है। चाइना की हिस्ट्री में भी जो रूलिंग टाइप का सिस्टम जितना भी अभी से हम पढ़ रहे हैं, मेनली हमें अभी तक हमने जितने भी रेवोल्यूशन कवर किए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, ऑलमोस्ट 3 रेवोल्यूशंस, तो सब में क्या हो रहा है, शुरुआत किससे होती है, एक मोनार्क सिस्टम से शुरुआत होती है कि रूलिंग वहाँ पे पावर किस टाइप की है, मोनार्क टाइप की पावर है। चाइना की हिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे 2000 साल से ज़्यादा सालों तक किसने रूल किया था, एम्पायरल डायनेसिटीज़, यानी कि मोनार्क सिस्टम चला था और एक के बाद एक अलग अलग डायनेसिटीज़ ने रूल किया था। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, मुगल डायनेसिटी, छोला एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, इस टाइप जैसे रूल किया गया ना इंडिया में भी, सेम कंडीशन चाइना में भी थी कि 2000 से ज़्यादा ईयर्स तक यहाँ पे अलग अलग डायनेसिटीज़ ने रूल किया था। एंड ऑफ कोर्स हम इन सारी डायनेसिटीज़ को डिस्कस तो नहीं कर सकते क्योंकि 2000 ईयर्स काफ़ी बड़ी चीज़ है। एंड एज यू नो डैट हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, चाइनीज़ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन पे ध्यान देंगे। इनको तो हम डिस्कस नहीं कर सकते फिलहाल, लेकिन क्या डिस्कस कर सकते हैं, कुछ लास्ट की डायनेसिटीज़ को डिस्कस तो कर ही सकते हैं। जो लास्ट में 2 डायनेसिटीज़ थी, जो मेन डायनेसिटी है वो 17वीं सेंचुरी में चाइना में पावर में आती है, डैट इज़ द चिंग डायनेसिटी। इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ चिंग टाइप से होता है, बट इसमें क्यू आता है, डोंट बी कंफ्यूज्ड, दिस इज चिंग डायनेसिटी। चिंग डायनेसिटी पावर में आती है चाइना में इन 17वीं सेंचुरी। इसके अंडर में जो रेवोल्यूशन है ये सारा होता है। और चिंग डायनेसिटी से पहले जो रूल कर रही होती है वो है मिंग डायनेसिटी। डैट इज टाइप्स चिंग मिंग डायनेसिटीज आर देयर। मिंग डायनेसिटी के अंडर में काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। मिंग डायनेसिटी के अंडर में जो वहाँ पे जो रूलर्स थे, उन्होंने चाइना में क्या क्या अच्छे अच्छे काम हुए थे मिंग डायनेसिटी के अंडर में, उनको हम देखें। द ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना वो मिंग डायनेसिटी के अंडर में ही बिल्ट हुआ था। और जो ट्रेड का सिस्टम है, यानी कि चाइना का ट्रेड बाकी वेस्टर्न कंट्रीज से वो इंक्रीज़ कर दिया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया था, किसके अंडर में, मिंग डायनेसिटी के अंडर में। पर जैसे ही चिंग डायनेसिटी पावर में आती है, चाइना में काफ़ी सारी चीज़ों में फॉल दिखाई देता है। और एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जिसको हम कहते हैं ह्यूमिलेशन पीरियड ऑफ चाइना। व्हाट डिड आई मीन बाय ह्यूमिलेशन? ह्यूमिलेशन हो गया कि चाइना के लिए एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें चाइना काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में उसकी फॉल दिखाई दिया हो। यू कैन से एक शर्मनाक मोमेंट आता है चाइना की हिस्ट्री में, जिसको हम कहते हैं ह्यूमिलेशन पीरियड ऑफ चाइना 19वीं to 20वीं सेंचुरी के बीच में, जो कि चिंग डायनेसिटी के अंडर में ही आता है। तो ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे कि चाइना में इतना बड़ा फॉल हो जाता है, उसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। ये था क्या, चाइना की एक थोड़ी सी हिस्ट्री थी कि वहाँ पे रूलिंग किस टाइप की चल रही थी। 2000 ईयर से ज़्यादा यहाँ पे एम्पायरल्स ने रूल किया। और जो लास्ट की डायनेसिटीज़ थी, मिंग डायनेसिटी में क्या क्या हुआ था, ट्रेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था। एंड द ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना, जो काफ़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वो भी मिंग डायनेसिटी के अंडर में ही बिल्ट हुआ था। एंड ड्यूरिंग द 17वीं सेंचुरी चिंग डायनेसिटी पावर में आती है। एंड इसके आते ही काफ़ी सारी चीज़ों में चाइना में फॉल दिखाई देता है, काफ़ी सारी चीज़ें फॉल हो जाती हैं। यू कैन से फॉल मतलब डिक्रीमेंट दिखाई देता है। उनको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड ह्यूमिलेशन वाला टाइम पीरियड भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। ह्यूमिलेशन ऑफ द चाइना, ह्यूमिलेशन ऑफ द चाइना यानी कि जो डिक्रीमेंट टाइम पीरियड रहता है, जिस टाइम पीरियड में चाइना की काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, इंसल्ट होती है। वो कब होती है, जब ये काफ़ी सारे वॉर्स किए जाते हैं चाइना और किसी और कंट्रीज़ के बीच में। तो एक लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है, इनको हम डिस्कस करेंगे और इनके पीछे का रीज़न कि चाइना इन सारे वॉर में डिफीट हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे ह्यूमिलेशन की बात कहाँ से आती है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक वॉर्स हैं। क्योंकि उस टाइम पे जो चाइना है वो काफ़ी एक पावरफुल कंट्री है, मतलब एक पावरफुल कंट्री का इस टाइप से इन वॉर्स में डिफीट होना क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसकी ह्यूमिलेशन को, उसकी डिक्रीमेंट को, या फिर उसके एक फॉल को रिप्रेजेंट करता है। ह्यूमिलेशन में
जो ये वॉर्स हैं, जो मेनली वॉर्स हुए थे जिनके बाद चाइना इन सारे वॉर्स में डिफीट होता है, इसी को हम ह्यूमिलेशन का टाइम पीरियड कहते हैं। सो फर्स्ट वन इज ओपियम वॉर। सो ओपियम वॉर जो चाइना ने ब्रिटेन के साथ लड़ा था, चाइना वर्सेस ब्रिटेन, ओपियम वॉर जो हुआ था उसमें भी चाइना की डिफीट हो जाती है। ये क्या था, एक वॉर थी चाइना वर्सेस ब्रिटेन में जिसमें चाइना की डिफीट हो जाती है। सेकेंड वॉर होता है सीनो फ्रेंच वॉर। तो यहाँ पे जो सीनो वर्ड है ना, ये सीनो वर्ड रिप्रेजेंट करता है चाइना को। सीनो मतलब चाइना, छोटे छोटे की टर्म्स हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। सो सीनो फ्रेंच वॉर, सीनो फ्रेंच वॉर मतलब क्या हो गया, चाइना और फ्रेंच का वॉर। सो इस वॉर में भी किसकी डिफीट होगी, चाइना की। फिर सीनो जापानीज वॉर। सो सीनो यानी कि चाइना और जापान का वॉर। आज भी जापान और चाइना में इतने अच्छे रिलेशंस नहीं देखने को मिलते हैं, तो ये काफ़ी पुराने टाइम से दुश्मनी चलती आ रही है चाइना और जापान की। और फिर लास्ट वन इज बॉक्सल रेबेलियन। सो ये सारे वॉर्स थे एक तरह से जो चाइना जिसमें हार जाता है और इससे काफ़ी ज़्यादा इसकी ह्यूमिलेशन की जाती है। तो आप देखोगे तो ये सारे कंट्रीज जो थे ना, ये मेनली चाइना को क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे कि अगर चाइना इतने में हार गया तो चाइना यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा था। सो चाइना का यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, मतलब अलग अलग वॉर लड़ के लोग क्या कर रहे थे, चाइना पे कब्जा कर रहे थे। और इन सारे वॉर के लॉस होने के पीछे का रीज़न क्या था, नेवी पावर। जो नेवी पावर थी चाइना की वो काफ़ी वीक हो जाती है, किसके अंडर में, चिंग डायनेसिटी के अंडर में। चिंग डायनेसिटी के जो रूलर्स आते हैं वो ज़्यादा नेवी पावर पे ध्यान नहीं देते, और एज आई टोल्ड यू कि वहाँ पे ट्रेड चल रहा है। सो जो ट्रेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो ट्रेड के थ्रू क्या करते थे वेस्टर्न कंट्रीज़, जो रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, तो ये सब ट्रेड के नाम पे क्या करते थे, उससे कम रेट में सामान के लिए डिमांड करते थे। और ऐसा ना करने पे अगर वहाँ का रूलर मना कर देगा तो क्या होगा, वो अपनी नेवी आर्मीज ला के इसमें अटैक कर देते थे। ऑफ कोर्स यहाँ पे चाइना की नेवी बहुत वीक है, तो इसमें इसकी ह्यूमिलेशन हो जाती है चाइना की बहुत ज़्यादा। सो इसके चलते क्या हो जाता है, डिस्लाइन ऑफ द चिंग डायनेसिटी, यानी कि जो चिंग डायनेसिटी होती है उसका पतन आ जाता है, यानी कि उसका एंड। एंड ऑल्सो द चिंग डायनेसिटी का जो लास्ट रूलर था, ही वॉज अ 6 year old बॉय, हिज नेम वॉज पुई। सो पुई कौन था, एक 6 year old बॉय था जो कि लास्ट रूलर था, किसमें का, चिंग डायनेसिटी का। सो अब हम डिस्कस करते हैं आफ्टर दिस ह्यूमिलेशन, इस ह्यूमिलेशन के बाद जो चाइना में चिंग डायनेसिटी की डिस्लाइन हो जाती है, चिंग डायनेसिटी जब एंड होने आती है उस टाइम पीरियड को हम डिस्कस करते हैं आफ्टर दिस टॉपिक। सो अब हम देखते हैं डिस्लाइन ऑफ चिंग डायनेसिटी। सो इसके पीछे का रीज़न था, काफ़ी सारे रीजंस आते हैं कि चिंग डायनेसिटी डिस्लाइन हो जाती है। पहला क्या होता है कि चिंग डायनेसिटी के अंडर में ही ये ह्यूमिलेशन का टाइम पीरियड होता है, जिसके अगेंस्ट में क्या हो जाता है, जो चाइनीज़ के लोग हैं, जो चाइना के लोग हैं चाइनीज़, उनके माइंड में क्या डेवलप हो जाती है, एक स्टीरियोटाइपिकल वे डेवलप हो जाता है कि जो चिंग डायनेसिटी है वो हम पे ढंग से रूल नहीं कर पाएगी, इसके अंडर में हमारी कंट्री की ह्यूमिलेशन हो रही है। अदर रीजंस हम देखें तो वीकेंड सेंट्रल पावर, जो फर्स्ट पॉइंट है दैट वाज द लास्ट रूलर पुई हु वाज 6 years old। तो ये तो लास्ट रूलर था चिंग डायनेसिटी का, दैट वाज पुई, जिसको बाद में हटा दिया जाता है। कब हटाया जाएगा, जब एक रेवोल्यूशन होता है चाइना में, उसके बाद इसको हटा दिया जाता है और फिर चाइना में अलग तरह से रूलिंग सिस्टम डेवलप हो जाता है। एक 6 year old बॉय था जो कि लास्ट रूलर था चिंग डायनेसिटी का, इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा इसे। फिर है अब जो रीजंस हम देख रहे हैं ना चिंग डायनेसिटी के पीछे के रीजंस, पहला क्या आ जाता है, ह्यूमिलेशन ऑफ चाइना, दूसरा आएगा वीकेंड इन सेंट्रल पावर, यानी कि जो सेंट्रल पावर थी कहाँ चाइना की, उसको बहुत वीक कर देते हैं, मतलब बहुत वीक हो जाती है सेंट्रल पावर चिंग डायनेसिटी के अंडर में। डिडंट मॉडर्नाइजेशन, सो मॉडर्नाइजेशन नहीं होता है चाइना में। डिडंट मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या हो गया कि चाइना में बिल्कुल भी मॉडर्नाइजेशन नहीं होता है, उसी पुराने टाइम से सिस्टम को वो रन कर रहे थे, कौन, चिंग डायनेसिटी वाले। एंड अनदर रीज़न वॉज द राइज इन जापान, यानी कि जापान में उस टाइम पीरियड में जो 19 to 20 सेंचुरी के टाइम पीरियड में जापान में अचानक से राइज आ जाता है। एंड ऑल्सो जो 1894 में जो चाइना वॉर हार गया था किससे, जापान से, जो भी हमने सीनो जापानीज वॉर देखा ना वो 1894 में हुआ था। 1894 में जो जापान से जो चाइना वॉर हार गया था उसकी वजह से और उसकी ह्यूमिलेशन हुई थी। एंड देन जब जापान में और राइज आने लगता है और चाइना में मॉडर्नाइजेशन नहीं होता है, सो इसके बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं हम, एक पॉइंट देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्लाइन हो जाएगी, कौन, चिंग डायनेसिटी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मॉडर्नाइजेशन नहीं हो रहा है चाइना में। एरिस्टोक्रेटिक क्या है, एरिस्टोक्रेटिक एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि चाइना में जो रूलिंग पावर है, जैसे कि टैक्स लेके रूल करना, और यानी कि वहाँ पे जो
वेपन सिस्टम है, मिलिट्री पावर है, किसी को स्ट्रॉन्ग ना बनाना, सब कुछ जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना। जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहे थे, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, मिलिट्री पावर को डेवलप किया जा रहा था, चाइना में ऐसा कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा था। सो इसलिए जो चिंग डायनेसिटी थी वो डिसलाइन हो जाती है। ऐसे धीरे धीरे लोगों के माइंड में जो चाइनीज़ पीपल थे इस चिंग डायनेसिटी को हटाने का वो सोचते हैं। काफ़ी सारे रेवोल्यूशंस हुए थे, सक्सीड नहीं हो पाए, लेकिन जो 1911 का एक रेवोल्यूशन है डैट इज सिंघाई रेवोल्यूशन, ये सबसे सक्सेसफुल रेवोल्यूशन हुआ था जिसके बेसिस पे इस डायनेसिटी को हटा दिया गया और एक रिपब्लिक इस्टेब्लिश की गई चाइना में। सो अब हम डिस्कस करते हैं 1911 के इस रेवोल्यूशन। सो हेयर 1911 का जो रेवोल्यूशन है डैट इज सिंघाई रेवोल्यूशन। सो इस रेवोल्यूशन में ये सबसे सक्सेसफुल रेवोल्यूशन रहा था। ऐसा नहीं है कि ये पहला रेवोल्यूशन था जो सक्सीड हो गया, मतलब इसके पहले काफ़ी सारे रेवोल्यूशंस हुए थे चाइना में इस चिंग डायनेसिटी को हटाने के लिए, लेकिन वो सारे सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो जो सबसे सक्सेसफुल रेवोल्यूशन हुआ था वो था सिंघाई रेवोल्यूशन 1911 में, जिसके चलते क्या हुआ, चिंग डायनेसिटी का डिक्लाइन हो जाता है चाइना में, हट जाती है चिंग डायनेसिटी और जो लास्ट रूलर था पुई उसको हटा दिया जाता है। एंड यहाँ पे एक रिपब्लिक स्टैब्लिश हो जाती है चाइना में। चाइना में क्या स्टैब्लिश हो जाती है, एक रिपब्लिक और एक नेशनल असेंबली बन जाती है 1912 में। अब इन सब को लीड कौन कर रहा था, जो रिपब्लिक और नेशनल असेंबली है, तो ये सब कुछ एजुकेटेड लोग थे जैसे कि डॉक्टर सुन यात सेन। सो ये कौन थे और मतलब इनका क्या रोल था चाइनीज़ रेवोल्यूशन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था डॉक्टर सुन यात सेन ने। इनको हम आगे अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सब बस अभी के लिए हमें देखना है कि यहाँ पे एक रिपब्लिक इस्टेब्लिश हो जाती है, एक नेशनल असेंबली बनाई जाती है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी सारे राइट्स दिए जाते हैं चाइना में। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक रिपब्लिक इस्टेब्लिश हो गई है, नेशनल असेंबली है, तो लोगों के भी कुछ राइट्स होने चाहिए। सो ये इतना सब कुछ हो जाता है इस रेवोल्यूशन के चलते। सो अब हम देखते हैं इसके आगे क्या होता है। जब ये रिपब्लिक हो गई, नेशनल असेंबली हो गई ना, तभी जो पूरा चाइना है, अब इस पूरे चाइना में अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों का रूल हो जाता है। जैसे कि नॉर्थन साइड में हम देखें चाइना के, जिसको आज हम बीजिंग कहते हैं, नॉर्थन साइड में जो बीजिंग है वो किसके अंडर में चला जाता है, वो एक मिलिट्री जनरल के अंडर में आ जाता है। सो एक मिलिट्री जनरल है युआन शिकाई, क्या नाम है उनका, युआन शिकाई। सो ये क्या थे, एक मिलिट्री जनरल थे काफ़ी। सो जो नॉर्दर्न पार्ट है चाइना का वो किसके अंडर में आ जाता है, युआन शिकाई, जो कि एक मिलिट्री जनरल थे। अब हम बात करें साउदर्न पार्ट की, तो जो सदर्न पार्ट था चाइना का, नैनकिंग, ये किसके अंदर में जाता है, डॉक्टर सुन यात सेन। सो ये वही है जिनका नाम हमने अभी अभी जस्ट डिस्कस किया था। अभी कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डॉक्टर है ऑफ कोर्स। तो इन्होंने अमेरिका से अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की थी एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका इस चाइनीज़ रेवोल्यूशन में। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो पावरफुल पार्टीज इस्टेब्लिश हो जाती हैं चाइना में। रिपब्लिक तो बन रही है, नेशनल असेंबली भी बन रही है, लेकिन अब जो चाइना है वो दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड होने जा रहा है, युआन शिकाई एंड डॉक्टर सुन यात सेन। सो अब यहाँ पे जो कंडीशन रखी जाती है युआन शिकाई के द्वारा, अभी जो मेन जो इनका यू कैन से ना, जो मेन एम है युआन शिकाई का, वो क्या था कि सारी चाइना की जितनी भी पावर है वो सारी इनके अंडर में आ जाए। और डॉक्टर सुन यात सेन का जो एम था मेनली, वो क्या था, चाइना को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना। ठीक है, सो दोनों की जो आइडियाज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट थे। तो युआन शिकाई क्या कंडीशन रखते हैं कि अगर हमें चाइना को यूनाइट करना है तो आपको अपना वाला एरिया मेरे अंडर में देना होगा। तो उससे क्या होगा, चाइना यूनाइट हो जाएगा। और एक तरह से क्या कह सकते हैं हम कि यहाँ पे इन्होंने युआन शिकाई को प्रेसिडेंट बनाने के लिए कहा। सो डॉक्टर सुन यात सेन वांटेड डेमोक्रेटिक कंट्री, तो उन्होंने क्या कर ली, इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया और जो पूरा चाइना है वो किसके अंडर में आ जाता है, युआन शिकाई के अंडर में आ जाता है। बट स्टिल फिर एक क्या करते हैं डॉक्टर सुन यात सेन, अपनी एक अलग से कम्युनिटी बनाते हैं, या फिर यू कैन से कि एक कुछ लोगों का एक यूनियन बनाते हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है, कुछ प्रिंसिपल्स देते हैं कि हमारी कंट्री किसके बेसिस पे चलनी चाहिए। सो अब हम उसको डिस्कस करते हैं। सो अब जो मेन फेस हम पढ़ने वाले हैं वो है डॉक्टर सुन यात सेन और युआन शिकाई के बीच में जो कंट्रोवर्सीज होती हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जब चाइना
यूनाइट होके किसके अंडर में आ जाता है, युआंग शिकाई के अंडर में आ जाता है। सो इस वीडियो में मेनली हम चाइना का पूरा सिविल वॉर पढ़ लेंगे, लेकिन सिविल वॉर के बाद जो उसके फेजेस रहे और जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो अभी के लिए डॉक्टर sun yat-sen को पढ़ते हैं। सो द KMT क्या है, एक पार्टी है। क्यूमिनतांग इसकी फुल फॉर्म है। सो KMT किसकी, एक पार्टी यू कैन से ना, एक ग्रुप है जो किसने बनाया था, डॉक्टर sun yat-sen ने बनाया था, जिसमें इन्होंने अपने 3 बहुत फेमस प्रिंसिपल्स दिए थे। आपसे डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। सो पहला है नेशनलिज्म, दूसरा सोशलिज्म और तीसरा डेमोक्रेसी। सो आई होप डेट इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेशनलिज्म मतलब कि हमारा एक नेशन, एक यूनाइटेड नेशन होना चाहिए। सोशलिज्म मतलब सोसाइटी किस पे बेस्ड होनी चाहिए, इक्वालिटी पे, अलग अलग अच्छे अच्छे आइडियाज़, और डेमोक्रेसी के बेसिस पे गवर्नमेंट बननी चाहिए। सो ये सारे किसके प्रिंसिपल्स थे, sun yat-sen के प्रिंसिपल्स थे, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुए चाइना में और 1912 में। सो 1912 में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी गेन कर लेते हैं। कौन, डॉक्टर sun yat-sen। इसके बेसिस पे क्या हो जाता है, जो युआन शिकाई थे, युआन शिकाई जिसके कंट्रोल में पूरी कंट्री है, अभी पूरी चाइना है, सिर्फ इन 3 प्रिंसिपल्स की वजह से जो डॉक्टर sun yat-sen काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं। तो जो युआन शिकाई है दूसरे साइड में क्या करता है, वो अपने आप को किंग डिक्लेयर कर देता है। इन 1915 वहाँ पे वो अपने आप को किंग या फिर एक एम्पायर डिसाइड कर लेता है, डिक्लेयर कर देता है। सो यहाँ पे जो रेवोल्यूशन हुआ था, जिंघाई रेवोल्यूशन, वो यहाँ से डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए हुआ था, यहाँ से मोनार्क सिस्टम खत्म करने के लिए हुआ था। लेकिन बाद में फिर युआन शिकाई ने वापस से यहाँ पे क्या कर रहा है, वो मोनार्क स्टैब्लिश कर रहा है। देन इसने क्या किया, जो KTN थी इसको यहाँ पे बैन कर दिया। डॉक्टर sun yat-sen को यहाँ से बैन कर दिया गया, तो उनको वहाँ चाइना छोड़ के जापान जाना पड़ा। किसको, डॉक्टर sun yat-sen को। सो मेनली जो उसका एम था कि वो पूरे चाइना पे से वही रूल करे और उसी के लॉज बने। एंड एज आई टोल्ड यू कि 1912 में काफ़ी पॉपुलरिटी गेन कर ली थी डॉक्टर sun yat-sen ने। सो इसको अपनी पावर थोड़ी डेंजर में नज़र आती है, तो वो अपने आप को किंग डिसाइड करता है और इनके सारे प्रिंसिपल्स को बैन कर देता है और sun yat-sen को जापान जाना पड़ता है। बट व्हाट हैपेंड देन 1916 में, आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर द डेथ ऑफ युआंग शिकाई, आफ्टर द डेथ ऑफ युआंग शिकाई 1936 में जस्ट 1 साल बाद उसकी डेथ होती है। एंड देन फिर चाइना में आ जाता है वॉरलॉर्ड ईरा। सो वॉरलॉर्ड ईरा क्या चीज़ है अब ये, तो एक तरह से ये एक टाइम पीरियड है जिसके बीच में जो वॉरलॉर्ड्स है ना, उन्होंने चाइना को अलग अलग पीसेस में डिवाइड करके अपना अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया था। सो वॉरलॉर्ड ईरा एक टाइम पीरियड, जैसे ही उसकी डेथ होती है किसके, युआंग शिकाई की 1916 में। सो ये जो वॉरलॉर्ड ईरा था वो मेनली 16 to 28 रहा था। कई जो वॉरलॉर्ड्स थे वो 40 तक भी रहे थे, 1940 तक भी रहे थे, जो लास्ट स्टेज थी वहाँ तक। बट अब इस वॉरलॉर्ड ईरा में क्या हो जाता है, जैसे कि अगर ये पूरा चाइना है, उस पूरे चाइना पे पहले किसका रूल था, युआंग शिकाई का रूल था, युआंग शिकाई रूल कर रहे थे। बट अब जब यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, सो अलग अलग कंट्रीज से, जैसे अगर ये चाइना के अलग अलग यू कैन से ना अलग अलग सिटीज़ हैं, तो हर सिटीज़ में से जो पावरफुल टाइप के पर्सन्स हैं ना, उन्होंने क्या कर लिया, अपने अपने एरिया को अपने अंडर में ले लिया। तो चाइना एक तरह से अलग अलग डिवाइड हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ पावर, यानी कि जो पहले पावर किसी एक के हाथ में थी वो डिवाइड हो जाती है कईयों के पास। सो यही होता है वॉरलॉर्ड ईरा। सो वॉरलॉर्ड्स क्या होते हैं, वही कुछ पावरफुल पर्सन्स जिन्होंने क्या कर लिया था, इनको जो कंट्रीज थी ना चाइना की, उनको अपने अंडर में ले लिया था युआंग शिकाई के बाद। अब क्या होगा फिर 1921, एज आई टोल्ड यू कि 1916 में ये वॉरलॉर्ड ईरा शुरू होता है और 28 तक चलता है। अभी इसी के जस्ट बीच में फिर चाइना की ख़राब कंडीशन को देख के डॉक्टर sun yat-sen 1921 में वापस आते हैं, कहाँ, चाइना में। वापस वो चाइना में आते हैं, एक्चुअली वो 1917 में आए थे, बट 1921 में वो वापस से जो KMT जो उनकी गवर्नमेंट थी ना, उसको वो इस्टेब्लिश करते हैं, वापस आते हैं और एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करते हैं, कहाँ पे, ग्वांगझू में। गुआंगझू या ग्वांगझू अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। सो गुआंगझू में अपनी एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करते हैं, कौन, डॉक्टर sun yat-sen। ऐसा ही बोलूँ कि काफ़ी सिविलाइज्ड पर्सन थे वो। सो कंट्री को कैसे रूल करना है और उनके जो आइडियाज़ थे वो भी बहुत ही पॉपुलर थे। सो हम देख सकते हैं कि अगर डॉक्टर sun yat-sen को यहाँ पे पावर में लाया जाए तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, चाइना डेवलप्ड हो सकता है। सो
अब यहाँ पे क्या होता है, ये गुआंगझो में अपनी एक पार्टी इस्टेब्लिश करते हैं, एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करते हैं 1912 में। कौन? डॉक्टर सुन यात सेन। एंड एज आई टोल्ड यू कि चाइना की मिलिट्री पावर काफ़ी वीक हो जाती है उस टाइम पे, तो वो सोवियत यूनियन क्या है, जो रशिया थी उसी को हम सोवियत यूनियन कहते हैं, जो उसी टाइम पे लगभग इस्टेब्लिश हुई थी, उससे हेल्प लेते हैं अपनी मिलिट्री पावर में इंक्रीमेंट लाने के लिए। उसके लिए क्या ज्वाइन कर लेते हैं, वो CPC को ज्वाइन कर लेते हैं। CPC क्या है? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। जब चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करने के बाद जो डॉक्टर सुन यात सेन वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को क्यों ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उसी से कुछ जुड़ा हुआ है सोवियत यूनियन, जिसके बेसिस पे उनकी जो चाइनीज़ मिलिट्री है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये सब जब चल ही रहा होता है तो 1925 में डेथ हो जाती है किसकी? डॉक्टर सुन यात सेन, ड्यू टू दी कैंसर। अब इसके बाद क्या होगा, इन्हीं के आइडियाज़ को कंटिन्यूटी में लाते हैं कौन? चियांग काई शेक। कौन है ये? उन्हीं के एक फॉलोवर, डॉक्टर सुन यात सेन के एक फॉलोवर हैं, और यू कैन से उन्हीं के आर्मी में, जो आर्मी उन्होंने मिलिट्री को स्ट्रांग बनाने का सोचा था, उसी के गवर्नर जनरल थे कौन? चियांग काई शेक। नेम एक्चुअली लिटिल बिट थोड़े से अलग अलग हैं अब तक हमने जो पढ़े हैं, बिकॉज ये चाइनीज़ नेम्स हैं, याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट हो जाएगा, नो एनी टाइम टू वरी। चियांग काई शेक क्या हो जाते हैं, इनकी पावर, इनकी जो आइडियाज़ थे उसको कंटिन्यूटी में लाते हैं। एंड व्हाट ही वांटेड, जो डॉक्टर सुन यात सेन थे वो क्या चाहते थे कि वापस से चाइना यूनाइट हो जाए, जो उसका फ्रेगमेंटेशन हो गया था ना उसकी पावर का वॉर लॉर्ड्स के थ्रू, वो वापस से यूनाइट हो जाए। तो उसी के आइडियाज़ को ये आगे बढ़ाते हैं कौन? चियांग काई शेक, जो कि एक गवर्नर जनरल है एक आर्मी के। ये कर देते हैं, नॉर्दर्न चाइना को पूरी तरीके से यूनिफाइड कर देते हैं, मतलब वॉर लॉर्ड्स को हरा के नॉर्दर्न पूरा जो चाइना है, नॉर्दर्न चाइना, उसको अपने अंडर में ले लेते हैं, मतलब सबको एक तरह से यूनाइट कर देते हैं। कौन? चियांग काई शेक। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना पड़ेगा आपको। फिर क्या होता है, फिर क्या हो गया, जब यहाँ पे चियांग काई शेक जो जनरल ऑफ द गवर्नमेंट, जब इन्होंने यूनाइट कर लिया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे दो तरह के, यू कैन से ना, दो तरह के आइडियोलॉजी वाले लोग हो जाते हैं। एक हो जाता है नेशनलिस्ट और दूसरा कम्युनिस्ट। तो जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उसके जो आइडियोलॉजी वाले लोग थे उनको हम कहेंगे यहाँ पे कम्युनिस्ट, और जो डॉक्टर चियांग काई शेक के फॉलोवर्स थे उनको हम कहेंगे नेशनलिस्ट। दोनों के जो दो पावरफुल पावर्स है ना चाइना में, जब ये आ गई हैं, एक जो CPC जो ज्वाइन की थी डॉक्टर सुन यात सेन ने, उसके बेसिस पे यहाँ पे कम्युनिस्ट आ गए और नेशनलिस्ट जो उनको फॉलो करते हैं, जो चियांग काई शेक। अब यहाँ पे दो आइडियोलॉजी वाले लोग हो जाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो जिनकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है, नेशनलिस्ट है यानी कि डॉक्टर सुन यात सेन के फॉलोवर्स से। डिफरेंट क्या है दोनों में कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो पूरी तरीके से सोशलिस्ट सोसाइटी चाहती है, सोशलिज्म पे बेस्ड, बट वो आइडियाज़ तो डॉक्टर सुन यात सेन के भी थे, बट इनके आइडियाज़ में क्या था, एक डिफरेंस था कि इन्हें डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए, बट जो कम्युनिस्ट पीपल थे वो इसके अगेंस्ट में थे। इसी के चलते यहाँ का सिविल वॉर हो जाता है, सिविल वॉर बिटवीन 1927 टू 49, 1927 टू 49 सिविल वॉर का टाइम पीरियड। इसके बेसिस पे जो सिविल वॉर था उसके पीछे का रीज़न क्या था, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ इन चाइना में डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के चलते यहाँ पे एक वॉर हो जाती है जिसको हम सिविल वॉर के नाम से जानते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट दी सिविल वॉर, मतलब एक सिविल वॉर का जस्ट एक बेस है जिसको आपको बस याद रखना है। इसके आगे का जो जितना भी पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया, चाइना की कंडीशन। चाइना में दो डायनेसिटीज़ जो लास्ट की थी, मिंग डायनेसिटी एंड चिंग डायनेसिटी। मिंग डायनेसिटी के अंडर में ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना बिल्ड होता है एंड द वॉर है जो ट्रेडिंग पर्पजेज है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है किसके साथ, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ। बट अंडर द चिंग डायनेसिटी क्या होता है, चाइना में काफ़ी ज़्यादा फॉल दिखाई देता है। फॉल के बाद डॉक्टर सुन यात सेन जब उसका डिक्लाइन हो जाता है तो कुछ सिविलाइज लोग मिलके वहाँ पे नेशनल असेंबली कंडक्ट कराते हैं, एक रिपब्लिक इस्टेब्लिश करते हैं। फिर क्या होता है, उस रिपब्लिक के बाद जो दो लोगों में कंट्रोवर्सी हो जाती है ना, युवांग शिकाई एंड डॉक्टर सुन यात सेन की पूरी पावर किसके पास में होगी, तो पूरी पावर जुआंग शिकाई के हाथ में जाती है। एंड उसके बाद से क्या होता है, जो हमने कंडीशंस अभी तक डिस्कस करी, सिविल वॉर तक यहाँ पे कंडीशन आ जाती है। इट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ चाइनीज़ रेवोल्यूशन। आपको इतना तक याद रखना है। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम इसके आगे की जो
आगे के जितने भी इवेंट्स हुए थे चाइना में उन सबको हम डिस्कस करेंगे। एंड द सेकंड पार्ट इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।